आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। वक्फ तरमीमी कानून माजी की गलतियों को करेगा दुरुस्त। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा, यकतरफा तौर पर किसी की जमीन छीनने का कोई इल्तिजाम नहीं है। मगरबी बंगाल में तशद्दुद थमने का नहीं ले रहा नाम। हिंदू की नकले मकानी पर ममता हुकूमत खामोश। बीजेपी ने बनाया निशाना, कहा वजीर आला रियासत में खुशामद पर मबनी सियासत करने के लिए रियासत को झोंक रही है तशद्दुद की आग में। पूरे मुल्क में जून से सितंबर तक मामूल से 5% ज्यादा बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। तमिलनाडु, शुमाल मशरक़ी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश का इम्कान। रॉबर्ट वाड्रा दूसरे समन पर ईडी के सामने हुए पेश। हरियाणा राजी घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ जारी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स में 1500 पॉइंट से ज्यादा इजाफा दर्ज। वहीं निफ्टी में भी 500 पॉइंट्स का रहा उछाल। which had given unprecedented powers and authorities to the Waqf boards, to the thousands and thousands of people who have lost their rightful claim, their ownership on their particular lands. This is not related to or targeted to Muslim alone. We are here to correct the mistakes done in the past and to provide justice to the needy people. Before you oppose the Waqf Amendment Bill, please think about the sufferings and the pains of the 600 families of Munambam. So I told the people of Kerala that please put pressure to the Congress and the Communists, the LDF and the UDF, both the groups. Don't play vote bank politics. I also made appeal, ardent appeal to them that please vote and support and ask your conscience. Don't play vote bank politics. Then some of the Congress and the Communist MPs are open. They said Munambam issue is a small issue. They can settle it. मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि अगर मगरबी बंगाल की वजीर आला पार्लियामेंट के जरिए मंजूर करदा कानून को नाफिज नहीं करते तो इससे रियासत का अमन व अमान खराब हो सकता है। Disturbing is the chief minister is visibly inciting the violence. If chief minister herself is telling the people to protest, if chief minister is telling that she will not follow the act passed by the parliament, this amounts to inciting violence. Remember, law and order is a state subject. Now the chief minister who is in charge of the law and order incites violence, it is trouble for himself or herself. After all, she has to contain and maintain the law and order.
तमिलनाडु की तमिल मनीला मुस्लिम लीग ने वक्फ तरमीमी एक्ट की हिमायत की है। तमिल मनीला मुस्लिम लीग के सदर शेख दाऊद ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से लाए गए वक्फ कानून से मुस्लिम कम्युनिटी के गरीब लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। वक्फ का कानून जो आया है वो सही है। जो भी पॉवर्टी का नीचे है, कितना कि मुस्लिम आलम जो है इंडिया का अंदर बहुत तकलीफ में है। अभी ये लोगों के लिए जो वक्फ किया है वो प्रॉपर्टी जो है उसको मैनेजमेंट करने वाले इंडिया का अंदर 300-400 आदमी टोटल प्रॉपर्टी का आमदनी जो है वो लोग लेके जा रहे हैं। उसे कंट्रोल करना है, वो आम आदमी के लिए मिलना है, आम इस्लाम के लिए मिलना है। उसके लिए जो ये कानून लाया गया है उसको धन्यवाद करना चाहिए हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। और मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुए तशद्दुद में ममता हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी पार्टी मुसलसल हमलावर होती जा रही है। तशद्दुद के सिलसिले में रियासती हुकूमत के रवैये पर सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर इल्जाम लगाया कि ये वाकया स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तशद्दुद की वजह से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में रियासती सदर सुकांत मजूमदार ने मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें मरकज की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को मुल्क के मुसलमानों की हिमायत मिल रही है। मुस्लिम तबके के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में बहुत सी खामियां थीं, जिसकी वजह से मुसलमानों को इसका बराह रास्त फायदा नहीं मिल पा रहा था। सिर्फ चंद मुंतखब लोग वक्फ इमलाक का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों ने अपना तसल्लुत कायम किया था, लेकिन अब हुकूमत की मुदाखलत से मुसलमानों को उनके हुकूक मिल सकेंगे। लोगों का कहना है कि वक्फ तरमीम से न तो इस्लामी कानून में कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही मुस्लिम कम्युनिटी को कोई नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि इस तरमीम से मुसलमानों को उनके हकीकी हुकूक मिल गए हैं। वक्फ संशोधन बिल जो हुआ है इसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म होगी। जो आज कमेटी में 15-15 साल के लोग वक्फ कमेटी में बैठे हैं और वक्फ कमेटी के लोग खुद ही वक्फ के मकान में रह रहे हैं, उसका कोई आज तक अता पता नहीं है। वक्फ कमेटी में जो मेंबर हैं वो खुद कब्जाधारी हैं। तो ऐसे लोगों से समाज को छुटकारा मिलेगा और वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज में रोजगार बढ़ेगा। मैं तो इस वक्फ बोर्ड के बिल के लिए हृदय से अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जेपीसी के माध्यम से इस बिल में कम से कम नहीं तो 30 से 40 बैठकें करके इस बिल में जो भी त्रुटियां थी उसका समाधान खोज के एक मुस्लिम समाज के हित के लिए काम करने के लिए जो एक कमेटी बनाई जा रही है आगे भविष्य में, जिसमें महिलाओं का भी समायोजन होगा और जो उनकी भागीदारी जब बढ़ेगी समाज के हित में जो उनकी ज़रूरतें होंगी उसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेके आई है इसका बहुत बहुत मुस्लिम समाज आभार व्यक्त करती है। तो हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो खराबियां थी, वक्फ बोर्ड के अंदर जो हो रहा था धंधली, जो बाप की बपोती मठाधीश बन के जो बैठे थे 50-50, 60-60 साल से जो कब्जा करे थे, आज कौम का कोई भला नहीं हुआ। आज यतीम बच्चों का, विधवा औरत का जो पैसा मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड में भी दलाल लोग बैठे थे। आज ये जो बिल पास हुआ है इसको बहुत फ़ायदा होगा। 2-4 महीने के बाद आप लोग को सबको सामने दिखेगा क्या सही है क्या गलत है। ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने कहा कि मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड को इस्लाम, मुसलमानों, मुआशरे और इंसानियत की खिदमत पर तवज्जो देनी चाहिए। मोहम्मद तौहीदी ने मजीद कहा कि वक्फ बोर्ड को इस बात को जहन में रखते हुए कानून की पैरवी करनी चाहिए कि किस तरह मजहबी बिरादरी एक जामी मुआशरे की तामीर में मुस्बत किरदार अदा कर सकती है। I believe that a Waqf board should be focused on serving Islam and Muslims and society and humanity as we have them in the UAE. Firstly, law-abiding with a positive outlook on how religious communities can operate and serve society.
अमरोहा के लोगों का ये भी कहना है कि अपोजिशन पार्टियां वोट बैंक के लिए मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और इस एक्ट की हकीकत को जानकर हुकूमत का साथ देना चाहिए। बल्कि इस बिल आने से भूमाफियाओं से और जो लोग हमारी जायदादों का नाजायज फायदा उठा रहे थे उन सबसे बचेंगी और इनसे हमारे लिए कानून बना है और ये हमारे वक्फ के हित में है, मुसलमानों के हित में है। इससे घबराने की किसी मुसलमान को जरूरत नहीं है। देखने में ये आया है कि जो वक्फ बोर्ड थे उसके जो मुतवली थे वो जगहों को खोट-पोट कर रहे थे, उसका फायदा जो है वो जो जिम्मेदार थे वो उठा रहे थे। लेकिन अब इस बिल से कम ये फायदा होगा कि जो मुस्लिमों दबे कुचले या जरूरतमंद लोग हैं, इस बिल से उन्हें फायदा होगा। हमें तो मोदी सरकार का धन्यवाद कहना चाहिए कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तीसरी पारी चल रही है। जितने भी बिल बनाए हैं वो सभी के हित को देखते हुए बनाए, चाहे वो वक्फ कानून हो संशोधित किया गया, मान लीजिए 1950 से चला रहा है, बहुत सी कमियां उसके अंदर थी, लेकिन आज के दौर का बिल है और इससे मुस्लिम्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब वक्फ प्रॉपर्टी को चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए खरीद फरोख्त का काम बंद कर देंगे। वकीलों ने वक्फ तरमीमी एक्ट से मुताल्लिक चीफ जस्टिस के सामने 2 अर्जियां पेश की। इसके अलावा इसे समाअत के लिए लिस्ट करने का भी मुतालबा किया गया है। CJI ने कहा कि कवायद के मुताबिक पहले रजिस्ट्री से पहले इसका जिक्र करें। अर्जियां फहरिस्त में जाएंगी। काबिल जिक्र है कि पारुल खेड़ा ने वक्फ एक्ट की हिमायत में अर्जी दाखिल की है। उनकी तरफ से विष्णु शंकर जैन पेश हुए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दूसरे समन पर पेश हुए। ईडी ने हरियाणा अराजी घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। काबिल जिक्र है कि वाड्रा को पहला समन 8 अप्रैल को जारी किया गया था। तहकीकाती एजेंसी ने आखिरी बार उन्हें समन भेजा था और 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए तलब किया था। ताहम वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे। ये पूरा मामला साल 2018 का है। ये मामला गुड़गांव के खिड़की दोला पुलिस स्टेशन में 1 सितंबर 2018 को रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी पर दूसरे के साथ मिलकर धोखाधड़ी का इल्जाम है। इस मामले में हरियाणा के साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मुलजिम बनाया गया है। मज़कूरा मामले में IPC की दफ़ा 420, 120, 467, 478 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद IPC की दफ़ा 423 के तहत नए इल्ज़ामात शामिल किए गए। शिकायत कुनंदा ने इल्ज़ाम लगाया कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में शकूरपुर गुड़गांव में 3.5 एकड़ ज़मीन ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। तिजारती लाइसेंस हासिल करने के बाद कंपनी ने इसी जायदाद को DLF को 58 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिया। इस मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी में माली बेज़ाब्तियों की जांच कर रही है। और छत्तीसगढ़ की गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदू तलबा को नमाज पढ़ने पर मजबूर करने का मामला सामने आया है। तलबा ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कैंप का इनेकाद 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक किया गया था, जिसमें यूनिवर्सिटी के कुल 159 तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा का कहना है कि 30 मार्च को ईद के दिन कैंप में मौजूद तमाम तलबा को जमा करके नमाज पढ़ने पर मजबूर किया गया। तलबा का इल्ज़ाम है कि NSS को कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर ने इसे मजहबी हम आहंगी की अलामत करार देते हुए शिरकत को लाजमी करार दिया। इस कैंप में हिस्सा लेने वाले 159 तलबा में से सिर्फ 4 मुस्लिम तलबा थे, जबकि बाकी तमाम हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। हम लोगों को GGV में NSS जो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, कैंप में ले जाकर वहाँ पे अभी ईद के दिन बच्चों को 150 हिंदुओं को 4 मुस्लिमों के वजह से वहाँ पे हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए जबरदस्ती किया जाता है। कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। और हम पूरे हिंदू समाज को बताना चाहूंगा मैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया। और मैं इसी के लिए मैं अभी थाने में आया।
बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल महागठबंधन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दिल्ली में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर आरजेडी और कांग्रेस के आला लीडरों के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बिहार में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, बिहार के इंचार्ज कृष्णा आलोक और आरजेडी के रुकन पार्लियामेंट प्रोफेसर मौजूद थे। इस मौके पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव से जब महागठबंधन के सीएम चेहरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद सब कुछ सामने आएगा। काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। इस साल हिंदुस्तान से हज पर जाने वाले आज़मीन का कोटा बढ़ाकर 1,75,000 कर दिया गया है। 2014 में ये तादाद 1,36,000 थी। ये जानकारी देते हुए अक़लियती उमूर की वजारत ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मरकजी कोटे के तहत 1,22,000 से ज़्यादा आज़मीन के सफ़र के इंतज़ामात कर रही है। वजारत ने कहा कि तमाम ज़रूरी इंतज़ामात, परवाज़ें, ट्रांसपोर्टेशन और मिनी कैंप, रिहाइश और दीगर खदमात सऊदी अरब के रहनुमा खतूत के मुताबिक मुकम्मल कर ली गई हैं और निजी टूर ऑपरेटर्स को जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो आज़मीन के बकिया कोटे के लिए सफ़र का इंतज़ाम करें। महकमा मौसमियात ने अगले 2-3 दिनों तक राजस्थान और गुजरात के बाज़ मकामात पर तेज़ गर्म हवाएं चलने की पेशगोई की है। पंजाब, हरियाणा और मगरबी मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि केरल और माहे में आज शदीद गर्मी और नमी रहेगी। ओडिशा में कल तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगले 5 रोज़ तक मुल्क के शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी हिस्सों में गरज के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। अम्बेडकर जयंती की वजह से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन पीर को बंद रहने के बाद आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स 1,694 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 76,852 पर खुला। सुबह के वक्त निफ्टी 400 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 23,229 की सतह पर खुला। सबसे ज़्यादा इजाफा बैंकिंग, ऑटो और आईटी शेयर में देखा गया। छोटे और मिड कैप के शोबों में भी खरीदारी का अच्छा माहौल था। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन स्टॉक मार्केट सब्ज निशान के साथ बंद हुई थी। कौम की तामीर और पायदार तरक्की की सिमत में भारतीय फ़ौज और असीम फाउंडेशन ने एक तारीख़ी कदम उठाया है। फ़ौज और फाउंडेशन ने कश्मीर की करना वादी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ई संवारी गांव को पहली बार शमसी तवानाई से बिजली फराहम की है। ख़ास बात यह है कि मुल्क का पहला पोलिंग स्टेशन इसी गांव में वाक़ है। पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। समारी एक सरहदी गांव जो कश्मीर की नाकाबिले रिसाई करना वादी में वाक़ है। इस गांव का मुल्क की जमहूरियत में एक ख़ास मकाम है। मुल्क का पहला पोलिंग स्टेशन भी इसी गांव में है। इतना ख़ास होने के बावजूद ये गांव अब तक अपनी रसाई और दूर रसाई के लिए जाना जाता है, लेकिन फ़ौज की मदद से यहाँ पर बड़ी तब्दीली आई है। भारतीय फ़ौज के चिनार कोर ने ऑपरेशन संभावना के तहत पुणे में कायम असीम फाउंडेशन के साथ मिलकर एक हल निकाला है जिससे यहाँ के घरों को रोशन किया जा सके, बल्कि यहाँ रहने वालों की ज़िंदगियों को भी बदला जा सके। फ़ौज ने इस गांव को चारों तरफ से शमसी तवानाई के ज़रिए रोशन कर दिया है। शमसी तवानाई के क्लस्टर्स को तकसीम करते हुए सोलर पैनल और बैटरी बैंक लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इस गांव में 24 घंटे बिजली की फराहमी है। उनको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिले और बेसिक उनके इक्विपमेंट पढ़ाई के लिए जो स्पेशली बच्चों के लिए या यूथ एम्पावरमेंट के लिए चाहिए, उसका इस्तेमाल वो सही तरीके से कर सके बिना किसी मुश्किल के। ये एक बहुत बड़ी स्टेप है। ऑपरेशन संभावना के तहत फ़ौज और आसीम फाउंडेशन ने न सिर्फ गाँव को बिजली फराहम की है, बल्कि हर घर को
LPG कनेक्शन भी फराहम किया है। LPG सिलेंडर के साथ साथ एक डबल बर्नर चूल्हा, पाइप और रेगुलेटर भी गांव वालों को दिया गया है। यहाँ कम्प्लीटली 4 सोलर माइक्रो सोलर ग्रिड्स लग चुके हैं, उसी के साथ LPG कनेक्शन आया है और ये आगाज है। हम कोशिश करेंगे कि सिमारी जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसी को अब हम पहला ग्रीन विलेज बनाएं। गांव के बच्चों को टॉर्च की रोशनी में तालीम हासिल करना पड़ती थी, लेकिन अब 24 घंटे बिजली की दस्तयाबी से न सिर्फ बच्चों को पढ़ने की सहूलत मैसर आई है, बल्कि गांव वालों की बहुत से दूसरे मसाइल भी हल हो गए हैं। अब देहातियों को LPG गैस कनेक्शन मिलने के बाद धुएं के चूल्हे से भी आज़ादी मिल गई है। यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी। इंडियन आर्मी ने यहाँ सोलर प्लांट लगाया पूरी सिमारी में, तो बहुत फ़ायदा हुआ। हम दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हैं। हमें गैस सिलेंडर दिए सर आर्मी ने फ्री में। हम जंगल से लकड़ी लाते थे सर और चूल्हा जला के पका के अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, लेकिन सर अभी हमें वो दिक्कत भी खत्म हो गई। ऑपरेशन संभावना के तहत इस गांव में कायम किया गया ये प्रोजेक्ट कर्नल संतोष महलिक को वक्फ है, जिन्हें बादस्मर्ग शौर्य चक्र से नवाजा गया था। कर्नल महलिक ने 17 नवंबर 2015 को कुपवाड़ा जिले में दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया था। उन्हें आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों से उनकी मोहब्बत और उनकी काबिल कद्र अकीदत और क़ियादत के लिए एहतराम से याद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट DT न्यूज़। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा उत्तराखंड के एक रोज़ा दौरे पर हैं। मरकजी वजीर ने एम्स ऋषिकेश के 5वें तक़सीम असनाद तकरीब में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तलबा को असनाद से नवाजा और सेहत की खदमात में तलबा के ताउन को अहम रोल करार दिया। मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल रोल है, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से ध्यान में रख करके, फोकस में रख करके हम काम में जुटेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई की शर्त पर जंगबंदी की पेशकश की है। हमास ने इसराइल की तरफ से भेजी गई जंगबंदी की नई तजवीज़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। ताहम हमास ने तख़फ़ीफ़ असलाह के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। उधर गज़ा में इसराइली हमले जारी हैं। पीर की सुबह से ही हमलों में कम अज़ कम 15 फ़लस्तीनी शहरी मारे जा चुके हैं। ये हमला गज़ा के शुमाल और जुनूबी इलाकों में किए गए हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गज़ा में इंसानी बहरान अपने उरूज पर पहुँच गया है। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक तकरीबन 51,000 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा इसराइल ने तस्दीक की है कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमले में 1,100 से ज़ायद अफराद हलाक और 200 से ज़ायद शहरियों को यरगमाल बनाया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो जल्द ही गैर मुल्की अद्वियात पर महसूलात आयद करने का मंसूबा बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हम अद्वियात की दरामदात पर महसूलात आयद करेंगे। कई साल से मंशियात को व्हाइट हाउस की वसी टैरिफ जंग से बाहर रखा गया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका की जानिब से अद्वियात की दरामदात पर टैरिफ आयद किए जाने की तवक्को है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में इस वक्त इजाफा हुआ जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि चीनी साख के स्मार्टफोन और कुछ दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात पर फिलहाल कोई दरामदाती ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका असर यूरोप की बड़े बाजार पर भी देखा गया, जहां बरतानिया का FTSE 100 इंडेक्स 2.1% इजाफे के साथ बंद हुआ, जबकि फ्रांस और जर्मनी के बड़े स्टॉक इंडेक्स में भी बेहतरी देखी गई। ताहम ये राहत आर्जी साबित हो सकती है। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ये मसनूआत भी किसी और टैरिफ ग्रुप बाइकॉट में रखी गई हैं। आपको बताते चलें कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने आलमी मालियाती मंडियों में हलचल मचा दी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर हफ्ते के रोज़ रोम में होने का इम्कान है। इतालवी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी ने ऐलान किया कि इटली ने दोनों अतराफ़ और ओमान के दरख्वास्तों के बाद मुज़ाकरात की मेज़बानी पर रजामंदी ज़ाहिर की है। ओमान इस बातचीत में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। एंटोनियो
ताजानी ने कहा कि इतालवी हुकूमत जौहरी मसले के हल और अमन के फ़रोग के लिए किसी भी कोशिश में ताउन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ताहम अभी तक ईरान या अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात के मुकाम की तस्दीक नहीं की गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर 12 अप्रैल को ओमान में हुआ। दोनों मुल्कों ने मुज़ाकरात को मुस्बत और तामीरी करार दिया। दरियासना ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अब्बास इराक़ची अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर अहम मुशावरत के लिए रवा हफ्ते रूस का दौरा करेंगे। ईरान की दरख्वास्त ख़ारजा के मुताबिक इराक़ी मॉस्को में अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। और इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के अरकान ने भारत में बॉक्सिंग की हालत पर तशवीश का इज़हार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने मौजूदा सदर अजय सिंह से अपील की है कि बॉक्सिंग फेडरेशन के इंतखाबात जल्द से जल्द कराए जाएं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।